जयपुर से एक खबर है जहां पर कल राजस्थान पुलिस एकेडमी जयपुर में महिला आरक्षी बैच संख्या 98 और 99 के दीक्षांत परेड कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस दीक्षांत परेड समारोह के मुख्य अतिथि डीजीपी राजीव कुमार शर्मा होंगे। डीजीपी शर्मा प्रातः 8:30 बजे आगमन के बाद परेड का निरीक्षण करेंगे। इसके उपरांत राष्ट्रीय ध्वज और पुलिस कलर पार्टी का आगमन होगा और परेड द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का अभिवादन किया जाएगा। तो सुबह 8:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा। विशिष्ट प्रशिक्षणार्थियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पारितोषिक वितरित किए जाएंगे। डीजी प्रशिक्षण एवं यातायात अनिल पालीवाल धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। गौरतलब है कि समारोह राजस्थान पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों के समर्पण और सेवाभाव को एक नई पहचान देगा। वहीं मालवीय नगर में बन रही अवैध 5 मंजिला इमारत को आज जेडीए ने गिरा दिया। जयपुर में लगभग पहली बार हुआ जब 24 घंटे से भी कम समय में इस तरह की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इधर सच बेधड़क संवाददाता निरंजन चौधरी ने जेडीए के डीआईजी राहुल कोटकी और एसपी तमाम सवालों को लेकर खास बातचीत की है। पांच मंजिला इमारत नगर में बनी इस अवैध बिल्डिंग को जो है वो जेडीए की ओर से गिरा दिया गया है। जेडीए की ओर से जो है इसको कहें तो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। इस वक्त मैं यहीं मौजूद हूं। मालवीय नगर का पूरा इलाका है जहां पर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो बिल्डिंग को पूरी तरीके से गिराने के बाद इसको जो है वो तोड़फोड़ करने का काम जो है वो यहाँ पर जारी है। मौके पर पुलिस प्रशासन के अलावा तमाम जेडीए और निगम के लोग जो हैं वो यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनका यही कहना है कि ये जो बिल्डिंग है पहले 5 माले की बनाई गई और उसके बाद में जब इसका नीचे अंडरग्राउंड में जो है वो काम करने लगे तो बिल्डिंग के बीच में 2 बिल्डिंग है उनमें दरार जो है वो आ गई और दरार आने के बाद में प्रशासन को इसकी सूचना जो है वो दी गई, जिसके बाद में क्रेन जो है वो यहाँ पर मंगाई गई। क्रेन की 2 क्रेन जो है यहाँ पर लगाई गई। क्रेन की मदद से जो है इस बिल्डिंग को रोका गया और अब करीब 24 घंटे जो है वो ही इस घटना को महज हुए हैं और यहाँ पर इस बिल्डिंग को गिराने का काम जो है वो जेडीए की ओर से किया गया है। पुलिस की ओर से इस पूरे रोड को जो है वो कल जब ये पूरी घटना सामने आई तो रोक दिया गया, जिसके बाद में लोगों को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है और ऐसे तरीके से यानी कि बिल्डिंग को इस तरीके से गिराया गया है कि किसी भी आस पड़ोसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पर रहने वाले लोगों को जो है वो दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पर पुलिस के जो तमाम जो लोग थे उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर जो तमाम जिम्मेदारियां जो है वो निभाई और जो जेडीए के लोग थे जैसे ही उनको सूचना मिली वो यहाँ पर पहुंच गए। मकान मालिक का ये भी कहना है कि भाई ये जो बिल्डिंग है वो निगम के दायरे में आती है। निगम से उन्होंने जो है वो पर्ची कटवा ली थी या फिर कोई शुल्क तो जो था वो यहाँ पर कटवा लिया था, मगर वही ये जो पूरा क्षेत्र है या फिर ये पूरी जो बिल्डिंग जहाँ पर बनी थी वो जेडीए के क्षेत्र में आती है और जेडीए को इसकी जानकारी नहीं थी कि भाई जो व्यावसायिक है वो जमीन जो नॉर्मल जमीन है रिहायशी जमीन है उस पर कमर्शियल जो पूरी तरीके से बिल्डिंग जो है वो तैयार की गई थी। अब जब दरार आई तो इस पूरे घटनाक्रम का जो है पूरे मामले का जो है वो पता चला और पुलिस और जेडीए की ओर से तमाम लोगों ने मिलकर जो है बिल्डिंग को यहाँ पर गिरा दिया है। अब देखना होगा कि जयपुर में आगे भी इसी तरीके से जो अवैध बिल्डिंग बन रही है उन पर जेडीए पुलिस और निगम जो है किस तरीके से कार्रवाई करता है। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ निरंजन चौधरी, सच बेधड़क, जयपुर। मालवीय नगर में बनी हुई अवैध बिल्डिंग को जेडीए ने गिराकर एक बहुत अच्छा उदाहरण जो है वो पेश किया है। डीआईजी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, एक बहुत अच्छा जो है उदाहरण हुआ है इससे पेश, क्योंकि महज 24 घंटे के अंदर इस तरीके की कार्रवाई मैंने तो पहली बार देखी। जी, हमें कल जैसे पता चला इस बात की कि वो एक तरफ वो टिल्ट हो रहा है बिल्डिंग और तुरंत हमने, क्योंकि कल छुट्टी का भी दिन था, आज भी संडे है, तो हमने तुरंत अपनी जो टीसी जोन से हमारे ईओज और डिप्टी एसपी साहिबान जो है इन्होंने तुरंत वहाँ सूचना ली। पता चला कि ये रेसिडेंशियल एरिया में विदाउट जेडीए अप्रूवल ये इस तरह के बिल्डिंग इन्होंने खड़ी कर दी। छुट्टी का दिन था, तुरंत हमने फिर भी मोबिलाइज करते हुए जिसको तोड़ना था उसको भी संपर्क किया, इक्विपमेंट वगैरह सब इकट्ठे किए और आज जो है विदिन 24 आवर्स हमने उस बिल्डिंग को गिरा दिया। सर,
प्रारंभिक कारण क्या सामने आया है? क्योंकि अगर इसकी सूचना मकान मालिक द्वारा अगर नहीं दी जाती तो ये बिल्डिंग तो तैयार हो जाती पूरी तरीके से और पता ही नहीं चलता कि ये अवैध है। ये एक्चुअली कुछ जुरिस्डिक्शन का मुझे लग रहा है ये फायदा उठाया जिस बंदे ने कंस्ट्रक्शन की है कि एक तरफ है नगर निगम का एरिया और रास्ते के उस पार है जेडीए का एरिया, तो उसको कुछ इस तरह की कंफ्यूजन हुआ होगा या फिर उसने जानबूझ के ये फायदा उठाया। हमारे ईओ भी कुछ दिन पहले यहाँ विजिट किया था और क्योंकि बन रहा था उससे पूछा गया डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो ये इसने कहा कि हमने नगर निगम में कुछ शुल्क जमा किए हैं जिसकी इसने रसीदें भी दिखाई हमें और ये भी कहा कि नक्शे भी जो है नगर निगम से पास करवाए। तो इसकी एक हम ऑब्वियसली एक इंक्वायरी होगी इसकी क्या हुआ क्या कमी रह गई, लेकिन प्रथम दृश्यता ये है कि इन्होंने जेडीए से, क्योंकि ज़मीन जेडीए की है, इन्होंने जेडीए से कोई भी किसी भी तरह से अप्रूवल नहीं लिया और इस तरह की एक बिल्डिंग बना दिया जो कि बिल्कुल सिक्योरिटी एस्पेक्ट से आपने देख ही लिया कि एक दो दिन अपन और रुकते तो ये बिल्कुल कोई ऐसा एक सिचुएशन हो जाता जहाँ जान माल की कोई हानि हो जाता। एक अच्छा उदाहरण ये है, इसके अलावा जगतपुरा में भी जैसे ही आपको सूचना मिली आपके तमाम अधिकारियों ने मिलकर जो है वहाँ पे मैपिंग की कि किसी भी तरीके की कोई अवैध गतिविधि नहीं हो, इस पर आपका जो है थोड़ा कड़ा रुख जो है वो देखें। जगतपुरा में कोइंसिडेंटली कल ही हम सुबह जो है हमारी जोन 9 की जो टीम है, इसमें टाउन प्लानिंग, इंजीनियरिंग विंग, तहसीलदार साहब और ईओ, ये 4 जने जो है वो टीम गई वहाँ और वहाँ जो भी वायलेशन है उसको जाके उन्होंने चेक किया। जो कमर्शियल बिल्डिंग इसी तरह से बन रहे हैं वहाँ, क्योंकि महल रोड जगतपुरा एरिया में नया डेवलपिंग एरिया है, खूब इस तरह के बिल्डिंग्स आ रहे हैं। तो इनमें से 6-7 बिल्डिंगों की सर्वे कल हुई थी, कल ही की बात कह रहा हूँ मैं। उसमें से 2-3 बिल्डिंगों में काफ़ी कुछ वायलेशंस आया हुआ है। उससे पहले भी हमने 15-20 दिन पहले वैशाली नगर एरिया जो है वहाँ भी काफ़ी कमर्शियल नए बिल्डिंग्स बन रहे हैं, वहाँ भी हमने जो है वहाँ वही टीम गई थी, अलग जो जोन 7 की टीम है, उसी तरह के ऑफिशियल्स हम वहाँ गए और वहाँ भी सर्वे करने के बाद कुछ कमियां पाई गई थी और उनको भी नियम अनुसार हमने नोटिस दिया है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है। तो हम पूरे जयपुर शहर में ये आज जो हमने देखा है इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए हम पूरे जयपुर शहर में इस तरह की टीम गठित करेंगे और अंडर कंस्ट्रक्शन नए बिल्डिंग्स इस तरह के जो बन रहे हैं उसकी सर्वे की जाएगी। सर ये सवाल मेरा भी है और आम जनता का भी है, इस तरीके से कार्रवाई आगे भी देखने को मिलेगी? जी, इस तरह के आगे भी करेंगे और जो है मैंने बताया इंजीनियरिंग, टाउन प्लानिंग और एनफोर्समेंट और तहसीलदार की जॉइंट टीम जो है वो शहर के अन्य इलाकों में भी इस तरह के सर्वे करेंगे। तो ये थे हमारे साथ दियाजी साहब जिनका साफ तौर पर कहना है कि आगे भी इसी तरीके से जयपुर शहर के अलग अलग इलाकों में जो है वो इसी तरीके की कार्रवाई जो है वो देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ निरंजन चौधरी, सच बेहतर जयपुर। वहीं जयपुर में भाजपा प्रदेश कार्यालय पर आज महत्वपूर्ण संगठन को लेकर बैठक आयोजित हुई, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश पदाधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। बैठक के दौरान सीएम ने प्रत्येक पदाधिकारी से 1-to-1 संवाद किया। कुछ पदाधिकारियों की मुख्यमंत्री ने मीटिंग में क्लास भी ले ली। बैठक का समाप्त होने के बाद रवानगी का समय जब आया तो सीएम ने सीधे कार में बैठने के बजाय कार्यकर्ताओं के बीच जाने का निर्णय लिया। वे सैकड़ों कार्यकर्ताओं से मिले और उनकी बातों को सुना और मीडिया कर्मियों से भी सहजता से संवाद किया। कार्यकर्ताओं से मिलते मिलाते मुख्यमंत्री पैदल ही भाजपा मुख्यालय के गेट तक भी पहुंच गए। कार्यकर्ताओं से मिलते हुए सीएम की सादगी भी यहां पर देखने को मिली। वहीं मकराना उपखंड के गच्छीपुरा थाना क्षेत्र के इटावा लाखा गांव में 29 नवंबर को हुए युवक के ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी रेखा देवी, उसके प्रेमी राजूराम और साथी जीवन राम, कुल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रविवार को पुलिस ने आरोपियों की ग्राम में परेड करवाई और लोगों को संदेश दिया कि अपराधियों में डर और आमजन में पुलिस का विश्वास जरूरी है। ग्रामीणों ने भी पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए और सख्त कार्रवाई की मांग की है। जिला पुलिस के निर्देशन में पुलिस टीम ने सिर्फ 5 दिन में सीसीटीवी और मोबाइल सीडीआर के जरिए मामले का खुलासा किया है। 29 नवंबर को सुरेंद्र का शव सड़क किनारे बाइक के पास मिला था।
पोस्टमार्टम में गर्दन पर धारदार हथियार से वार और पीठ पर चोटें मिलने पर पुलिस ने हत्या की जांच शुरू की। वहीं पूछताछ में सामने आया कि पत्नी रेखा और उसका प्रेमी सुरेंद्र को रास्ते से हटाने की योजना 3 महीने से बना रहे थे। दोनों चोरी की बाइक और फर्जी नंबर प्लेट लगाकर घटनास्थल पर पहुंचे और चाकू से हत्या कर मौके से फरार हो गए। सूचना आई कि एक कोई एक्सीडेंट हो गया, परिजनों ने बताया और वो लेके आए हॉस्पिटल और पुलिस को सूचना मिली। उससे जो 29 तारीख रात को देर रात तक मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद ये ब्लाइंड मर्डर की घटना थी, जिसका पुलिस ने जल्दी खुलासा करके शाहपुरा एवं आसीन विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ने वाला खामोर अमरतिया रामपुरा मार्ग सरकारी सिस्टम की जमीनी हकीकत का सबसे बड़ा प्रमाण बन चुका है। हिंदुस्तान जिंक से जुड़े सैकड़ों गांव को जोड़ने वाला और किसानों को विजयनगर कृषि मंडी तक पहुंचाने वाला ये प्रमुख मार्ग लगभग 3 किलोमीटर लंबा है और 8 वर्षों से ये सड़क टूटी फूटी हालत में पड़ी हुई है। आमजन रोज जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं, लेकिन जिम्मेदारों की आंखें आज भी बंद हैं। इस सड़क की कहानी सरकारी फाइलों में धूल खा रही है। वर्ष 2016 में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड अजमेर द्वारा मिसिंग लिंक रोड अमरतिया से रामपुरा के निर्माण के लिए 98 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। इसके बाद 52 लाख रुपए का कार्यादेश जारी हुआ और फरवरी 2017 में वास्तविक निर्माण कार्य पूर्ण घोषित कर दिया गया। ठेकेदार को 3 वर्षों तक सड़क के रखरखाव की जिम्मेदारी भी सौंपी गई, लेकिन विडंबना यह है कि सड़क 6 माह भी नहीं टिक सकी और अब तक इस सड़क को ठीक करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। देश की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाक द्वारा लगातार नापाक हरकत सामने आ रही है। बीकानेर जिले से लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के खाजूवाला क्षेत्र में पिछले 6 महीनों से करीब आधा दर्जन एयर बलून अलग अलग जगह मिले जो हवाई जहाज की शक्ल लिए हुए थे और उन पर पाकिस्तान एयरलाइन लिखा हुआ था। हालांकि ये सभी बलून खाली थे, किसी तरह का यंत्र नहीं लगा था, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान द्वारा भारतीय सुरक्षा एजेंसी को चकमा देने या धोखे में रखने के लिए ये लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिससे लगातार खाली गुब्बारों को देख सुरक्षा एजेंसियां आश्वस्त हो जाएं और उसी के पीछे वे अपने तस्करी का माल या सीमा पर से संदिग्ध व्यक्ति को भेज या बुला सकते हैं। हालांकि स्थानीय लोगों के साथ बीएसएफ इंटेलिजेंस एजेंसी और स्थानीय पुलिस लगातार सक्रिय नजर आ रही है और इस पाक की नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। गुब्बारे कई बार आए हैं अपने खाजूवाला थाना क्षेत्र में भी और ये संतोर थाना क्षेत्र में आने सभी गुब्बारों में तो जांच की पूरे से कुछ संदिग्ध वस्तु कुछ भी नहीं मिली। फिर भी सावधानी बरतने की जरूरत है और आम जनता से भी अपील करता हूँ ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु मिले तुरंत अपने पुलिस को सूचना देवें। गुब्बारे कई बार आए हैं अपने खाजूवाला थाना क्षेत्र में भी और ये संतोर थाना क्षेत्र में आने सभी गुब्बारों में तो जाँच की पूरे से कुछ संदिग्ध वस्तु कुछ भी नहीं मिली। फिर भी सावधानी बरतने की जरूरत है और आम जनता से भी अपील करता हूँ ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु मिले तुरंत अपने पुलिस को। मंडावा मुकुंदगढ़ रोड स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आज उपखंड अधिकारी मुनीश कुमारी ने औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं और सुविधाओं का निरीक्षण किया। उपखंड अधिकारी मुनीश कुमारी ने दवा वितरण, डिलीवरी कक्ष, उपस्थिति रजिस्टर और साफ सफाई का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने अस्पताल परिसर और कक्षों में साफ सफाई पर अधिक ध्यान देने की बात कही। वहीं निरीक्षण के दौरान उन्होंने दवा वितरण और स्टॉक की उपलब्धता की जानकारी भी ली है। सीएचसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण मंडावा में किया गया है। लाठी क्षेत्र के डेलासर गांव में रविवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया। किसान कान सिंह के रहवासी ट्यूबवेल पर अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और आग ने कुछ ही मिनटों में भयावह रूप ले लिया। तेज लपटों ने खेत में बनी झोपड़ी और पास में रखी मूंगफली की बोरियों को पूरी तरह जला डाला। झोपड़ी में रखे लगभग 50,000 रुपए नगद, कृषि उपकरण और अन्य घरेलू सामान भी राख हो गए। ग्रामीणों ने आग बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उस पर काबू नहीं पाया जा सका। हालांकि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन बिजली लाइन क्षतिग्रस्त होने से पानी सप्लाई ठप हो गया है। ग्रामीणों ने किसान को मुआवजा देने और बिजली विभाग को सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने की मांग रखी है।
अब खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में नसरुल्लागंज क्षेत्र के ग्राम राला में लुटेरी दुल्हन का एक और मामला सामने आया है, जहां पर शादी के नाम पर 1,71,000 रुपए ठगे जाने का आरोप लगा है। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों की सूझबूझ के चलते दुल्हन फरार होने से पहले ही पकड़ी गई और उसे तुरंत पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। परिवार ने बताया कि इंदौर की एक विवाह सेवा समिति के माध्यम से शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद दुल्हन ने तरह तरह के बहाने बनाकर इलाज और कपड़ों के लिए पैसे ले लिए। कुछ ही दिनों बाद जब दुल्हन की भाभी उसे लेने के लिए पहुंची और दबाव बनाया तो मामला संदिग्ध लगते ही ग्रामीण इकट्ठा हो गए। शिकायत भेरुंदा थाने में दर्ज कर ली गई है। एसडीओपी रोशन जैन ने बताया कि जांच में कई अहम तथ्य मिले हैं और जल्द ही बड़े खुलासे की उम्मीद जताई गई है। तो देवास के खाते गांव का मामला, जहां पर एक लुटेरी दुल्हन पाई गई है। शादी करके आई इस युवती द्वारा अलग अलग तरीकों से पहले पैसे ऐंठे गए और फिर एक रिश्तेदार इसकी इसे लेने के लिए आई। तब घर वालों को जब शक हुआ तो आसपास गांव के लोगों को बुलाया गया और तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। एक दीदी है जो इंदौर रहती है, मेन दलाल के रूप में उनके माध्यम से ये लड़की से पहचान हुई। आर्य समाज तो नहीं कहेंगे, वो दूसरे कोई है, उससे इनका विवाह हुआ। घर आई, शादी बिल्कुल जो रीति रिवाज हिंदू रीति रिवाज से होती है उसी प्रकार से शादी की गई। फिर घर आने के बाद 9 साढ़े 9 बजे के लगभग इन्होंने बताया कि इनके साथ एम्सप्रेट आ गया। तीसरे दिन इनकी भाभी का कॉल आता है कि मैं लेने आ रही हूँ। ये घर पर आई, हम लोगों ने मना भी किया कि 1-2 दिन आप रुक जाइए, उसके बाद ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन यहाँ आकर उन्होंने बदतमीजी करी और कुछ इस प्रकार की बातें करी कि जहाँ हमें थोड़ा सा ऐसा लगने लगा कि जैसे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, वो हमें भी ऐसा लगा कि हो सकता है। तो हम लोगों ने थोड़ा ऑब्जेक्शन लिया, तो वहाँ पर ये बात आई कि मैं तो किसी हालत में लेके जाऊँगी। तो हमने कहा कि जो हम लोगों ने धनराशि दी वो हमें रिटर्न की जाए और उसके बाद जो भी है आपका फैसला उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाए। तो इन्होंने पुलिस को बुला लिया और इस प्रकार। तो कितनी धनराशि दी थी आप लोगों ने? 1,75 दिया था। गाँव है भैरुंदा थाना अंतर्गत, वहाँ पे राम बाबू गुप्ता जी है जो कि फरियादी है, उनके माध्यम से एक FIR हुई है, पंजीबद्ध की गई है, जिनके द्वारा बताया गया कि उनके साले की एक शादी की गई थी और उस शादी के पश्चात ही किसी न किसी लेवल पे उनसे पैसे लिए गए हैं। लगभग 1,71,000, 3 ट्रांजेक्शन 50,000, फिर 21,000 इस तरीके से है और वो वापस भाग जाना चाह रही थी। इसी आधार पे अभी FIR पंजीबद्ध की गई है और इस पे अभी कार्रवाई जारी है और विवेचनाधीन है। ये गिरोह कहाँ का है सर? अभी इस पे पंजीबद्ध किए जा रहे हैं, जो अभी नाम आ रहे हैं वो अलग अलग जगह के हैं, कोई एक पर्टिकुलर है। वहीं शिवपुरी के बिछोर में ADIP और राष्ट्रीय वयोश्री योजनाओं के तहत लगा निशुल्क सहायक उपकरण परीक्षण शिविर अभूतपूर्व सफल रहा। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी के निर्देश पर लगाए गए इस शिविर में हजारों दिव्यांगजन और वृद्धाजन पहुंचे। भीड़ बढ़ने पर जब व्यवस्था चरमराई तो जनपद पंचायत के CEO NS नरवरिया ने तुरंत छत्रसाल स्टेडियम का गेट खुलवाकर सभी को सुरक्षित जगह दिलवाई। 4 दिसंबर को लगे इस शिविर में 36.13 लाख के 1900 उपकरण चिन्हित हुए थे, लेकिन आज के रिकॉर्ड तोड़ भीड़ को देखते हुए CEO नरवरिया का अनुमान है कि पिछोर जनपद को 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के उपकरण मिलेंगे। तो शिवपुरी में ADIP और राष्ट्रीय वयोश्री योजनाओं के तहत निशुल्क सहायक उपकरण परीक्षण शिविर की सफलता देखने को मिली। बड़ी संख्या में यहां पर लाभार्थी अपना परीक्षण करवाने के लिए पहुंचे। आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ बढ़ने पर फिर स्टेडियम का गेट खुलवाते नजर आए अधिकारी। यहां पर अधिकारियों ने व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संभाला। तो जनपद को 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के उपकरण मिलेंगे, इस तरह की बात भी सामने आ रही है। आज के रिकॉर्ड तोड़ भीड़ को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। तो जब भीड़ बढ़ी तो छत्रसाल स्टेडियम का गेट खुलवाकर सभी को सुरक्षित जगह पर आगे किया गया। आज हमारा दिव्यांगों का चिन्हांकन एवं वयोवृद्ध जनों का पितृतुल्य, हमारे जो वयोवृद्ध हैं 60 वर्ष से ऊपर के हमारे ग्रामीण जन या नगर पालिका के वृद्धजन हैं, उनके परीक्षण के लिए एक बार पुनः कैंप लगाने की इसकी आवश्यकता हुई। क्योंकि पहले दिन जब हमने कैंप लगाया तो हमारे बहुत सारे दिव्यांग साथी और बहुत सारे हमारे वृद्धजन
चिन्हांकन के लिए शेष रह गए। भीड़ काफ़ी थी, तो मैंने ये सोचा कि एक दिन यदि और शिविर लगता है तो हम अधिक से अधिक जो हमारे दिव्यांगजन और हमारे वृद्धजन हैं उनको शासन की योजना का एडिप योजना का लाभ एलिम्को कंपनी के माध्यम से दे सकते हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान महाराज साहब की भी यही इच्छा है। उनके निर्देश पर श्रीमान कलेक्टर महोदय एवं सीओ जिला पंचायत महोदय के नेतृत्व में ये शिविर हों और हमारे जनमानस को अधिक से अधिक लाभ, इसको देखते हुए एक दिन पहले कैंप लगा और आज पुनः पिछोर जनपद में इसी उद्देश्य को लेकर के शिविर लग रहा है। जैसा कि रामपाल जी आप देख पा रहे हैं, आज शिविर में भीड़ पहले से कहीं ज़्यादा, उस दिन की तुलना में 2 से 3 गुना ज़्यादा भीड़। और मैं समझता हूँ इसी तरह से यदि हमारे दिव्यांगजन और हमारे वृद्धजन सम्मानी आते रहे तो लगभग हमारा ये आंकड़ा 1000 के पार जाना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। पिछले शिविर में भी हम लोगों ने जो परीक्षण कराया था आज से 2 दिन पहले, उसमें 35 लाख की सामग्री के वितरण का हमको सूची मिली थी। और मेरा ये मानना है कि यदि आज ठीक ठाक से सभी लोग अपना परीक्षण कराते हैं तो ये आंकड़ा